सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप पड़ रही थी। सीता चुपचाप झाड़ू लगा रही थी और गोपाला कोने में बैठा एक पुरानी रस्सी ठीक कर रहा था। तभी रघुवीर बाहर आया। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। गोपाला, कब तक ऐसे बैठे रहोगे तुम? कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? गोपाला ने धीरे से सिर उठाया, जैसे ये सवाल वो पहली बार नहीं सुन रहा हो। भैया, आज फिर कोशिश करूंगा, शायद कहीं काम मिल जाए। हर दिन यही बोलते हो, कोशिश करूंगा, लेकिन होता क्या है? सीता ने एक पल के लिए काम रोक दिया। उसने दोनों की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। आंगन में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी नई नहीं थी। ये रोज की आदत बन चुकी थी। एक ही घर में रहते थे दोनों भाई, एक ही छत के नीचे, लेकिन सोच जैसे दो अलग रास्तों पर चल रही हूँ। रघुवीर बड़ा भाई, पैसा, इज्जत, सब कुछ था उसके पास, और धीरे धीरे उसी पर उसे घमंड भी हो गया था। और दूसरी तरफ गोपाला, सीधा सादा, मेहनत करने वाला, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देती थी। घर बड़ा था, लेकिन उस घर में अब अपनापन कम और ताने ज्यादा सुनाई देते थे। एक दिन बात सच में हद से ज्यादा बढ़ गई। दोपहर का समय था। आंगन में चारपाई बिछी हुई थी। 2-3 गांव वाले बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रघुवीर भी वहीं बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। उधर गोपाला चुपचाप कोने में बैठा था, हाथ में एक पुरानी रस्सी लिए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जैसे खुद को काम में उलझाकर बाकी बातों से दूर रखना चाहता हो। तभी रघुवीर की नजर उस पर पड़ी। गोपाला, इधर आ जरा। गोपाला धीरे धीरे उठकर उसके पास आया। उसकी चाल में ही हिचकिचाहट थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब बस, बहुत हो गया ये सब। आंगन में बैठे लोग चुप हो गए। सबकी नजर अब उन्हीं दोनों पर थी। ना तुम कमाते हो, ना कोई काम करते हो, दिन भर बस बैठे रहते हो। आखिर कब तक मैं तुम्हें पालता रहूं? गोपाला कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। भैया, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। कौन सी कोशिश? हर दिन वही बात, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तभी अंदर से कमला भी बाहर आ गई। सही कह रहे हैं ये। घर कोई धर्मशाला नहीं है, जो कोई भी आकर बैठ जाए। अगर इस घर में रहना है तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। ऐसे पड़े पड़े किसी को मुफ्त की रोटी नहीं मिलती यहाँ। सीता दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? ये सुनकर गोपाला जैसे वहीं जम गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना भाई उसे इस तरह निकाल देगा। भैया, हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता, लेकिन अब यह। कुछ पल के लिए आंगन में पूरी खामोशी छा गई। ना कोई कुछ बोला, ना किसी ने बीच बचाव किया। गोपाला धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सीता उसके पास आई। चलो जी, जहां भी जाएंगे साथ रहेंगे। गोपाला ने एक बार पूरे घर को देखा। वही आंगन, वही दीवारें, जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन आज वो सब उससे छूट रहा था। उसने बिना कुछ बोले सीता का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। पीछे खड़े लोग बस देखते रह गए। किसी ने रोका नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी। दरवाजा पार करते वक्त गोपाला एक पल के लिए रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। उस दिन 2 लोग घर से नहीं निकले थे। एक रिश्ता भी वहीं पीछे छूट गया था। गांव से बाहर नदी के तट पर एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। छत से पानी टपक रहा था और दीवारें जर्जर थीं, पर फिलहाल यही उनका नसीब था। गोपाला ने नजरें घुमाकर उस झोपड़ी को देखा। थोड़ी देर चुप रहा और फिर एक धीमी आवाज में बोला, सीता, अभी यही ठहर जाते हैं। जब तक कोई और रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक यही हमारा ठिकाना है। सीता ने एक बार रुककर चारों तरफ देखा। जगह तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। हाँ, फिलहाल यही सही है, पर आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बस उसी टूटी फूटी छत के नीचे से
उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान ले रही थी। कभी दाने दाने को तरस जाते तो कभी बस एक सूखी रोटी के सहारे रातें काटनी पड़ती। बारिश होती तो छत से पानी टपकने लगता और कड़कड़ाती ठंड में रातें काटनी मुश्किल हो जाती। पर जो भी था, बस यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इन सब तकलीफों के बीच बस एक ही चीज थी जो उन्हें टूटने नहीं दे रही थी। वो था उनका एक दूसरे का साथ। दिन बस यूं ही मुश्किलों में कट रहे थे। फिर एक सुबह ऐसी आई जब सीता की नींद तो खुली, पर उसका शरीर बेजान सा पड़ा था। उठना तो दूर, उसके अंदर हाथ तक हिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गोपाला ने उसका माथा छुआ। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सीता ने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन गोपाला समझ गया था, ये मामूली बात नहीं है। वो बिना समय गवाए तुरंत गांव की तरफ भागा और सीधे वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप चलिए ना। वैद्य ने एक नजर उसे देखा और बोला, पहले पैसे लाओ, फिर दवा मिलेगी। गोपाला कुछ पल चुप खड़ा रहा, जैसे उम्मीद थी कि शायद वो बिना पैसे के मान जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, गांव के कुछ लोगों के पास गया। भाई, थोड़ा मदद कर दो, सीता की तबीयत बहुत खराब है। जब भाई के घर में रह रहे थे तब तो मजे थे, अब हमारे पास क्यों आए हो? एक एक करके हर दरवाजा बंद हो गया। शाम तक गोपाला थक चुका था और खाली हाथ वापस झोंपड़ी में लौट आया। सीता वैसे ही पड़ी थी। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे लिए दवा भी नहीं ला सका। सीता ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपने कोशिश तो की, बस वही काफी है। उसकी ये बात सुनकर गोपाला अंदर से और टूट गया। उस रात वो देर तक जागता रहा, सीता के पास बैठा, बस उसे देखता रहा। लेकिन अगली सुबह उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, जंगल की कुछ जड़ी बूटियां जो बुखार में काम आती हैं। वो तुरंत जंगल की तरफ निकल गया। घंटों तक ढूंढता रहा। कई बार लगा कि शायद गलत याद है, लेकिन आखिरकार उसे वो जड़ी बूटी मिल गई। वो जल्दी जल्दी वापस लौटा, काढ़ा बनाया और सीता को पिलाया। अगले 2-3 दिन वो दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। खुद ठीक से खाता भी नहीं, बस सीता को संभालता रहा। धीरे धीरे बुखार कम होने लगा। एक सुबह सीता उठकर बैठ गई। देखो, मैं ठीक हो गई। गोपाला ने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। उस दिन छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ी राहत थी। उधर जहां गोपाला अपनी छोटी सी जिंदगी को संभालने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ रघुवीर की बड़ी दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शुरुआत व्यापार से हुई। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनमें नुकसान होने लगा। कई सौदे हाथ से निकल गए। कुछ लोगों ने पैसे वापस नहीं किए। घर में भी अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। आंगन वही था, लेकिन सन्नाटा ज्यादा था। इतना पैसा था, सब कहाँ गया? कुछ संभाल भी नहीं सकते थे। रघुवीर चुप रहा। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे ये तनाव उसकी सेहत पर भी असर करने लगा। उसने बाहर निकलना कम कर दिया, खाना भी ठीक से नहीं खाता था और एक दिन वो बीमार पड़ गया। रघुवीर चारपाई पर लेटा था। कमजोर आवाज में बोला, कमला, थोड़ा पानी दे दो। कमला अंदर से ही जवाब देती है, खुद ले लो, मैं काम में लगी हूँ। उस पल रघुवीर को पहली बार महसूस हुआ कि जिस घर पर उसे इतना घमंड था, वहीं अब कोई उसका अपना नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, ना ठीक से दवा, ना देखभाल, और उसकी हालत और खराब होती गई। एक दिन रघुवीर धीरे धीरे घर से बाहर निकला और जाकर गांव की चौपाल के नीचे बैठ गया। थका हुआ, कमजोर और पूरी तरह अकेला। लोग आते जाते उसे देखते, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता। उसी समय गोपाला वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जैसे ही रघुवीर पर पड़ी, वो एकदम रुक गया। भैया,
रघुवीर ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में थकान और हल्की शर्म थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। ये आपकी क्या हालत हो गई है? चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं ठीक हूं। नहीं भैया, आप ठीक नहीं हो। चलिए। इस बार रघुवीर ने मना नहीं किया। शायद अब उसके पास मना करने की ताकत भी नहीं थी। गोपाला उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, वही छोटी सी जगह जहां खुद उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी गोपाला खुद कम खाता, उसे खिलाता, रात को कई बार उठकर उसकी हालत देखता, जो भी छोटी मोटी दवा मिलती लेकर आता। सीता भी पूरी लगन से उसकी सेवा करती। धीरे धीरे रघुवीर की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका सोच बदलने लगा। एक दिन, गोपाला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, घर से निकाल दिया, और आज तुम मेरी सेवा कर रहे हो। गोपाला हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, इतना ही काफी है। ये सुनकर रघुवीर की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद रघुवीर पूरी तरह ठीक हो गया। एक सुबह उसने कहा, चलो अब घर चलते हैं, इस बार सब साथ चलेंगे। तीनों घर पहुंचे। कमला ने जैसे ही उन्हें देखा, ये लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने साफ साफ कहा था ना कि इस घर के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बस अब एक शब्द भी और नहीं। कमला चुप हो गई। उसके मुंह से निकलता हर शब्द वहीं जम गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में रघुवीर का ये रूप, ये तेवर कभी नहीं देखे थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जिसमें सिर्फ रघुवीर का फैसला गूंज रहा था। फिर रघुवीर ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। कैसे वो बीमार पड़ा, कैसे किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और कैसे गोपाला ने उसे संभाला। कमला का चेहरा बदलने लगा। घमंड धीरे धीरे उतर रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने साथ काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं था। धीरे धीरे काम चल निकला। घर में फिर से रौनक लौट आई। आंगन में बैठा पूरा परिवार हंसता हुआ। अब उस घर में पैसा तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा रिश्तों की अहमियत समझ आ चुकी थी। घमंड इंसान को धीरे धीरे अकेला कर देता है। मुश्किल समय में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप भी रिश्तों की इस अहमियत को समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।